नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, आपको पता ही है कि इससे पहले जस्ट जो पहला एपिसोड में आपको 100 प्रश्नों का वीडियो आपको भेजा गया है। इससे पहले वीडियो अपलोड किया गया है, साइंस के एकदम टॉप क्वेश्चंस चल रहे हैं जो कि आपको बीपीएससी एग्जाम में और बीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उसको आप नहीं देखे होइएगा तो उसे निश्चित रूप से देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो को हम डाल देते हैं, वहां से भी आप देख लीजिएगा। आगे जो है आपको 128 प्रश्न इसमें बताने वाले हैं। कुल मिलाकर के 228 प्रश्न यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस चीज को मान करके चलिएगा कि आपको आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा आने वाली है बीपीएससी बीएसएससी की, तो कहीं ना कहीं उसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से रहने वाले हैं। एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चल रहे हैं, इसलिए एकदम देखिए अगला प्रश्न हमारा है, देखने के लिए जरूरी है। देखिए, देखने के लिए जरूरी आंख, प्रकाश, जो प्रकाशिक वस्तु है वो दोनों के दोनों जरूरी है। ठीक है, आंख भी चाहिए और प्रकाशिक वस्तु जो होता है ये दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है, तो यानी दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बात और, यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ मिल जाए तो 8969094103 पर आप लोग जो है व्हाट्सअप करिए, और व्हाट्सअप करके पूरी कंप्लीट प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए कंप्लीट जो है मटेरियल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि अब 10 दिन बचा है, आज से टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, आज शाम 6 बजे से टेस्ट सीरीज चालू हो रही है। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। कम से कम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, 102 नंबर प्रश्न कहता है, जिस माध्यम में प्रकाश बिना तीव्रता खोए गमन करे क्या कहलाता है? तो बिना तीव्रता खोए गमन करेगा पारदर्शी माध्यम में। पारदर्शी माध्यम मतलब होता है कि प्रकाश जिस वस्तु से आर पार कर जाता है वो पारदर्शी माध्यम होता है। जैसे कि मान लीजिए शीशा होता है, जैसे कि आप लीजिए मतलब हवा होता है, ये क्या है? ये पारदर्शी माध्यम होता है। और पारदर्शी मतलब तो आप जानते ही हैं, जो जिसमें जो प्रकाश क्या होता है आर पार नहीं कर सके वो अपारदर्शी होता है, और पारभासी में जिसमें कर सके थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत नहीं भी कर सके, तेल लगा कागज वगैरह इसमें आ जाता है। आइए, तीसरा प्रश्न है, नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन के लिए सतह चमकीली होनी चाहिए। जो चमकीली सतह होता है वहाँ से, यानी समतल और चमकीले सतह से नियमित परावर्तन होते रहता है। परावर्तन का मतलब तो जानते ही हैं, किसी वस्तु या सतह से टकराकर प्रकाश के लौटने की क्रिया को परावर्तन कहा जाता है। जैसे प्रकाश इधर से आई, ये सतह है, यहाँ से टकरा करके इधर की ओर लौट गई, तो इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन संबंधित दो नियम होते हैं। अब नियम की बात करेंगे तो जैसे अभी आपने देखा, इस प्रकार से प्रकाश किरणें आई, ऐसे टकरा करके लौट गई, तो इसको कहा जाता है आपतित किरण। ये जो आ रही है वो आपतित किरण है, और ये जो लौट रही है वो परावर्तित किरण है। ठीक है, क्या? परावर्तित किरण। शॉर्टकट में समझ लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। इस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। इस पर डाले गए लंब, अगर लंब डाल देते हैं तो तीनों एक ही समतल में होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, ये एक ही तरफ होता है, सबके सब एक ही समतल में होता है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस समतल में? तो एक ही समतल में होता है। और इसमें जो आपतन कोण बनता है और परावर्तन कोण बनता है वो बराबर होता है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, परावर्तन के नियम है कितने? तो दो नियम है। अगला प्रश्न देखिए, आपतित किरण और अभिलंब का तल आपतन तल कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब का तल परावर्तक तल कहलाता है। परावर्तन का प्रथम नियम अनुसार क्या होता है? अभी जस्ट बताया गया आपको कि जो आपतन तल और परावर्तन तल जो होते हैं वो एक ही होते हैं, मतलब एक ही समतल में होते हैं, यानी बराबर होते हैं। कोण भी बराबर होता है, ऐसे गया ऐसे, ये कोण जितना बनेगा उतना ही ये कोण, तो कोण भी बराबर होता है और तल भी एक ही होता है। दीदी ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपका इसमें 90 डिग्री 30 डिग्री ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुपरावर्तन का उपयोग होता है। बहुपरावर्तन का उपयोग होता है बहुमूर्तिदर्शी में। बहुमूर्तिदर्शी में होता है, परिदर्शी में नहीं, सिर्फ बहुमूर्तिदर्शी में बहुपरावर्तन का उपयोग होता है। 90 डिग्री की कोण पर रखे दो समतल, 90 डिग्री के कोण पर यदि दो समतल दर्पण को रखा जाएगा तो इसके बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे वो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 3 प्रतिबिंब। अगर 90 डिग्री पर रखा जाता है तो 3 प्रतिबिंब। देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दो दर्पण सामने में है और इसमें अगर दो मतलब समांतर दर्पण होगा अगर, तो उसमें अगर प्रतिबिंब देखा जाए तो वो अनंत प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री पर यदि रखा जाए तो उसमें 3 प्रतिबिंब दिखेगा। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आदि सैलून में कुर्सी के आगे
आगे और पीछे की दीवार पर लगे समतल दर्पणों के सहारे हम देख पाते हैं। सिर का कौन सा भाग? पीछे वाले दर्पण में हम अगले दर्पण के मतलब अगले दर्पण में पीछे वाले दर्पण की मदद से शरीर का पिछला भाग, सिर का पिछला भाग देखते हैं, यानी पीछे का भाग देखते हैं। चश्मा दृष्टि निषक्त व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा, दृष्टि निषक्त मतलब वह बिल्कुल जिसको दिखाई नहीं देता हो तो उसको, तो दृष्टि निषक्त के लिए क्या उपयोगी है? तो बिल्कुल उपयोगी नहीं है चश्मा। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल उपयोगी नहीं है चश्मा दृष्टि निषक्त के लिए। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि का उपयोग किस चीज में होता है? तो ब्रेल लिपि जानते ही है, जब दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं वो हाथ से पकड़ करके उसमें जो गड्ढा किया हुआ रहता है या उभरा हुआ भाग रहता है उसी को छू छू करके पकड़ टच करके तब टच करके उस मतलब वो चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं। तो ब्रेल लिपि दृष्टि निषक्त व्यक्तियों के लिए होता है। अगला, ब्रेल लिपि के आधार पर, ब्रेल लिपि के आधार पर जो है बिंदु की उभाड़ उभाड़ जिनकी संख्या होती है, तो ब्रेल लिपि में जो उभाड़ होती है, जैसे अ लिखा हुआ, आ लिखा हुआ, जो भी संख्या लिखी होती है तो उसकी संख्या टोटल 63 होती है। कितनी होती है? 63। ब्रेल लिपि के आधार पर 63 होती है। आँख को दूर रखना चाहिए, किस चीज़ से दूर रखना चाहिए? तो आँख को दूर रखना चाहिए धूल से भी, बिल्कुल धुआं से भी और तीव्र प्रकाश से भी। तो इनमें सभी से, तीव्र प्रकाश से भी दूर रखना चाहिए आँख को, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आ जाइए, अगला प्रश्न हमारा कहता है आदमी को पढ़ना चाहिए। आदमी को पढ़ना, जब पढ़ाई का कार्य करना चाहिए तो उस समय में कम प्रकाश में या अधिक प्रकाश में, न कम प्रकाश होना चाहिए और न ही अधिक प्रकाश होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की पर जाइए और सक्सेस की 92, सक्सेस की 92 साथ साथ में सब लिखिएगा, एक साथ, कोई स्पेस नहीं दीजिएगा और एकदम डालिए चैनल पर और खोजिए, आ जाएगा, अपने आप सर्च कीजिए, सक्सेस की 92 का चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एकदम इसी तरह का PDF मिल जाएगा आंसर सहित, बिल्कुल एकदम सोचने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो आदमी को कहाँ पढ़ना चाहिए? न अधिक प्रकाश में पढ़ना चाहिए, न कम प्रकाश में पढ़ना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एक ही माँ बाप के संतान भिन्न होते हैं, इसका मूल कारण में भिन्नता है। देखिए, एक ही माँ बाप के संतान भिन्न होते हैं, इसका मूल वजह क्या है? इसका मूल वजह है DNA। मूल वजह क्या है? DNA। DNA का मतलब होता है डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और DNA के वजह से जानते हैं ना, अगर एक बच्चा है और उस पर दो माताएं अगर उस पर अपना जो है दावा ठोक दे कि ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है, तो उस अवस्था में क्या होता है? DNA टेस्ट ही होता है। DNA ही बता सकता है कि ओरिजिनल इसके माता कौन है, ओरिजिनल इसके पिता कौन है। तो DNA के वजह से पता चल सकता है। तो अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस जो है 2010 से मनाया जाता है। कब से? 2010 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। 2010 आपका देखिए भारतीय जैव विविधता वाले कितने स्थान हैं? तो भारत में जैव विविधता वाले टोटल 2 स्थान है। कितने स्थान है? टोटल 2 स्थान है। ध्यान रखेंगे, जैव विविधता वाले कितने स्थान हैं? तो 2 स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस। डायनासोर के बारे में आप लोग सुने होंगे। डायनासोर किस श्रेणी के जंतु हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कराने हैं इसलिए थोड़ा सा हम फास्टली चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण पर आज ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि समय कम है और कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है, इसलिए फटाफट हम देखने जा रहे हैं। डायनासोर किस श्रेणी के जंतु हैं? तो डायनासोर विलुप्त हो चुका है, अब कहीं दिखता नहीं है, इसलिए डायनासोर को आप विलुप्त प्रजाति में रखेंगे, बिल्कुल खत्म। अंडमानी चूहे किस श्रेणी के जंतु हैं? तो अंडमानी जो है ये इसको सुरक्षा नहीं मिला, असुरक्षित एकदम है। ठीक है, धीरे धीरे इसकी संख्या घट रही है, लेकिन ये और जो है ये मतलब सुरक्षित है। ठीक है, आ जाइए, नीलगिरी के लिए जाना जाता है। नीलगिरी किस चीज़ के लिए? तो जैव मंडल के लिए जाना जाता है। नीलगिरी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो जैव मंडल के लिए जाना जाता है। अगला देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन भारत में जैव विविधता वाले प्रदेश हैं? तो जैव विविधता वाले जो 2 प्रदेश हैं आपका, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ देख लीजिए, पहला पश्चिमोत्तर भारत और दूसरा पश्चिम घाट। ठीक है, पश्चिमोत्तर घाट भारत और पश्चिमी घाट, ये दोनों है, यानी आपका आंसर हो जाएगा D, A और B दोनों। अगला देखिए क्या कहता है,
निम्न विकल्पों में से कौन संकटग्रस्त श्रेणी का जीव नहीं है? संकटग्रस्त हिरन, बहुत संख्या है इसका, एकदम संकटग्रस्त नहीं है। हाँ देखिए, एशियाई काला भालू हो, एशियाई शेर हो या डॉल्फिन हो, इसकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। और संख्या घटने का मतलब ये है कि धीरे धीरे वो संकटग्रस्त है, वो कहीं न कहीं वातावरण में जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसकी संख्या घट रही है। तो हिरन जो है बहुत ज़्यादा है, एक एक चिड़ियाघर में जाके देखिए हजारों की संख्या में हिरन है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन श्रेणी खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं है? खाद्य श्रृंखला में क्या नहीं शामिल है? तो खाद्य श्रृंखला में आपको एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, एक घटक होता है। आप जानते ही उत्पादक का मतलब क्या हो जाता है? जैसे घास है, जो प्रथम श्रेणी के होते हैं वो उत्पादक में आ जाते हैं, उसके बाद उसको खाने वाला उपभोक्ता हो जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है? अपघटक हो जाता है। ठीक है, तो ये शामिल हो जाते हैं अपघटक भी। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक इस तरह से खाद्य श्रृंखला में शामिल होते हैं। लेकिन विलुप्त जो शब्द है ये खाद्य श्रृंखला से कहीं भी फिट नहीं बैठता है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में किस तरह के जंतु संरक्षण नहीं किया जा सकता है? जो विलुप्त है, जो खत्म है, तो उसको संरक्षण कैसे किया जाएगा? वो तो है ही नहीं। तो किसको करेंगे? संकटाग्रस्त को हम लोग कर सकते हैं, हम लोग संरक्षण दे सकते हैं, और सुरक्षित को दे सकते हैं, और जो संरक्षण पर निर्भर है उसको दे सकते हैं। आइए अगला देखिए, निम्न विकल्पों में किसके द्वारा वन जीवन का संरक्षण किया जाता है? वन जीवन का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या वनोन्मूलन का प्रयास, या राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा, या अभयारण्य की घोषणा? तो वन जीवन का संरक्षण तभी हम कर सकते हैं जब वनोन्मूलन जो है उसका जो है प्रयास किया जाए, या उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान अगर घोषित कर देते हैं किसी क्षेत्र को, तो यहाँ पर जो भी जीव रहेगा उसको वो संरक्षित हो जाएगा अपने आप। या अभयारण्य अगर हो जाता है, अभयारण्य घोषित कर देते हैं तो वहाँ भी उसको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ABC तीनों आपका सही आंसर होगा। देखिएगा, निम्न विकल्पों में कौन सा विलुप्त प्राय जंतु नहीं है? कौन है जो विलुप्त प्राय नहीं है? तो बस यही देखिए, तेंदुआ, संख्या घट रही है, अभी मोदी जी लाए थे। नहीं, गेंडा भी एकदम बिल्कुल कम हो गया है। काला हिरन तो बिल्कुल कम हो ही गया है। तो बंदर बिल्कुल विलुप्त होने वाला नहीं है, बहुत सारी संख्या में बंदर है, जहां तहां देखिए तो ऑलरेडी मिल जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन परियोजना है जिससे विविध जीव जंतु का संरक्षण होता है? कौन परियोजना है जिससे विविध जीव जंतु का संरक्षण होता है? अगला देखिए, इसमें क्या कहता है आंसर इसका? परियोजना की बात हो रही है और उसमें जिससे विविध जीव जंतु की बात हो रही है। तो मगरमच्छ परियोजना सिर्फ मगरमच्छ के लिए होगा, गिर शेर परियोजना सिर्फ शेर के लिए, बाघ परियोजना सिर्फ बाघ के लिए। लेकिन विविध के लिए क्या होगा? वन्य जीव सुरक्षा परियोजना। तो वन्य में जितने भी जीव होंगे सभी को सुरक्षा दिया जाएगा वन्य जीव सुरक्षा परियोजना के तहत। तो विविध जीव जंतु का संरक्षण वन्य जीव सुरक्षा परियोजना के तहत हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? आ जाइए, उल्का जो होता है, उल्का को हम लोग क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। 131 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 131 नंबर आपका प्रश्न कहता है, आकाश में जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करता है? वो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो पता ही है, हम लोग को पता होना चाहिए कि एकदम सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है, और सूर्य की जो है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? तो चंद्रमा करता है। कौन करता है? चंद्रमा करता है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए अगला, पृथ्वीवासी को ध्रुव तारा दिखता है। पृथ्वीवासी जो है उनको ध्रुव तारा स्थिर दिखता है, लेकिन वास्तव में क्या है? ध्रुव तारा वो चलता हुआ यानी गमन करता हुआ रहता है। ठीक है, अगला देखिए, सौर परिवार में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है मंगल ग्रह के उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, जिसको आप लोग कहते हैं फोबोस और डीमोस। 2 उपग्रह है मात्र। बुध ग्रह के पास उपग्रह है, तो बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, और यह सबसे कम दिन 88 दिनों में क्या करता है? पूरी तरीके से परिक्रमा कर लेता है। इतना ध्यान रखिएगा। शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह में क्या है? तो बाह्य ग्रह। शनि ग्रह ही के ही बाहर में क्या है? वलय बना हुआ है, वलय बना हुआ है। शनि ग्रह के बाहर में क्या बना हुआ है? छल्ला जिसको कहते हैं, वलय कहते हैं, वलय बना हुआ है। शनि ग्रह का रंग कैसा होता है? तो शनि ग्रह का रंग होता है
पीला होता है। कैसा होता है? शनि ग्रह का रंग पीला होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर इसका रंग दिखता है। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो नीला और हरा दिखता है। अंतरिक्ष से नीला इसलिए दिखता है कि पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए नीला दिखता है, और हरा भी दिखता है। ठीक है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भैगनी, या सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब सूर्य ग्रह को ही कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग होता है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उसका उपयोग दूरसंचार में भी, दूर संवेदन में भी, मौसम की भविष्यवाणी में भी, यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी में होता है। ठीक है। उपग्रह का उपयोग सभी में होता है। सप्तऋषि तारामंडल परिक्रमा करता है। सप्तऋषि तारामंडल जो है वो ध्रुव तारे का परिक्रमा करता है। ध्रुव तारे का परिक्रमा कौन करता है? तो सप्तऋषि तारामंडल जो है इसका परिक्रमा करता है। अगला देखिए, ओरियन नामक तारामंडल को मशहूर शिकारी कहा जाता है। इसमें कितने तारे हैं? यानी इसके कमर बेल्ट पर जरे हैं। कितने तारे इसके कमर बेल्ट पर जरे हुए हैं? तो ये 3 तारे जो है उसमें जरे हुए हैं। ओरियन नामक तारामंडल, याद रखेंगे, ओरियन नामक तारामंडल मशहूर शिकारी कहा जाता है जो कि कमर बेल्ट पर जरे हुए हैं। VVI प्रश्न है। इसमें कितने तारे हैं? 3 तारे हैं। आ जाइए अगला प्रश्न। सिंह तारामंडल समूह किसको कहा जाता है? तो जो 9 तारा है, 9 तारों को सिंह तारामंडल समूह कहा जाता है। 9 तारों को। अगला देखिए, शर्मिष्ठा तारामंडल समूह है। शर्मिष्ठा तारामंडल समूह किसको कहते हैं? तो 5 तारों का जो समूह है उसको शर्मिष्ठा तारामंडल समूह कहा जाता है। 5 तारों के समूह को, एकदम ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, चांद का अपने अक्ष पर घूर्णन करने का आवर्त काल कितना है? तो ये 27 दिन में चांद जो है एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो आवर्त काल कितना है? 27 दिन। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का इकाई है, याद रखेंगे। और एक पारसेक होता है। पारसेक भी जो है दूरी का, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ी इकाई, बड़ी मतलब मात्रक होती है, इकाई होती है। ठीक है। अब देखिए, 1 पारसेक बराबर 3.1 पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है, याद रखेंगे। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, आकार में बृहस्पति पृथ्वी से बड़ा है करीब कितना गुना? बृहस्पति बहुत बड़ा है, पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। कितना? 1300 गुना बड़ा है। अगला देखिए, सुंदर चौरा वलय घेरे हुए हैं किसको? अभी जस्ट आपको बताया गया है। शनि में क्या होता है? वलय होता है, छल्ला होता है, तो शनि आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी आकाश में तैरने वाला गोलाकार पिंड है। पृथ्वी आकाश में तैरने वाला गोलाकार पिंड है की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? यह अवधारणा जो है पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था कि पृथ्वी जो है बीच में है और यह तैरता हुआ है, तो तैरने वाला गोलाकार पिंड है और यह आकाशीय क्षेत्र में है, इसलिए कौन दिया था इसको? पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन कहलाता है। आकाशीय पिंडों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको खगोल शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र कहते हैं। खगोल शास्त्र, याद रखिएगा। अब देखिए, अल्फा सेंचुरी क्या है? तो यह एक तारा है। यह क्या है? एक तारा है। अल्फा सेंचुरी क्या है? अल्फा सेंचुरी जो है वह एक तारा है, ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, तारा है। केपलर के अनुसार सूर्य जो है, केपलर के अनुसार सूर्य देखिए, सूर्य के प्रत्येक ग्रहों का गतिपथ है। जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमता है वो किस तरह से घूमता है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमता है। किस पर? दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमता है। ओरियन तारामंडल में है। ओरियन तारामंडल में कुल मिलाकर के 8 तारे हैं। कितने तारे हैं? 8 तारे हैं। ओरियन तारामंडल में 8 तारे हैं। आ जाइए, सौर मंडल एक परिवार है आकाश गंगा का, पाताल गंगा का, या किस चीज़ का? स्वर्ण गंगा का। तो सौर मंडल जो है आकाश गंगा, या इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। दुग्ध मेखला इसी का एक क्या है? सौर मंडल एक परिवार है आकाश गंगा या दुग्ध मेखला का। आ जाइए, पृथ्वीवासी दूरस्थ तारों को चलते देखते हैं। पृथ्वीवासी, पृथ्वी पर से हम लोग क्या देखते हैं? जो तारा है वो चलता हुआ नजर आता है। तो वो किस प्रकार, किधर से किधर की ओर? तो पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ नजर आता है। पूरब से, अगर पूरब इधर है मान लीजिए, तो घूम करके पश्चिम इधर होगा, तो ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर चलता हुआ नजर आता है।
सुंदर पीला बलय, बलय की बात हो तो सीधा सीधा शनि याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 ग्रह है आंतरिक ग्रह है। 4 ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रह किसको रखा गया है? क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रह होते हैं उसको क्षुद्र ग्रह के रूप में रखा गया है। मंगल और बृहस्पति के बीच वाले जो है उसको क्षुद्र ग्रह के रूप में रखा गया है। कोशिका, अगला देखिए बायोलॉजी से आगे, कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली या इसको टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहलाता है। देखिए कोशिका भित्ति जिसमें जिसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज जानते होइएगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज काफ़ी कड़ा और सख्त आवरण होता है। ये पादप भित्ति जो होता है वह पादप कोशिका में, ये क्या है? कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला देख लीजिए, ऊर्जा का उत्पादन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिजली घर भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ऊर्जा का उत्पादन इसी में होता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? जीव द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम जीव द्रव्य में पाया जाता है। अगला देखेंगे, अगला हमारा है गाल्गी में नहीं पाया जाता है। गाल्गी में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए नहीं पाया जाता है। जो गाल्गी है, गाल्जी उपकरण होता है, गाल्गी होता है उसी में। तो पुटिका, रिक्तिया या कुंडिका, ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं, लेकिन डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, गाल्गी में डीएनए नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो एटीपी जिसको एटनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, तो एटीपी पाया जाता है, याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? एटीपी, और इसी की वजह से क्या होता है? यह ऊर्जा का उत्पादन। प्रश्न कहता है, देखिए जीव द्रव्य में पाया जाता है, जीव द्रव्य में पाया जाता है। जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? तो पुटिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पुटिका पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकल्प लवक का प्रकार नहीं है? लवक का प्रकार, लवक 3 प्रकार के होते हैं, होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसमें जो है हरित लवक आपका सही है, वर्णी लवक सही है, अवर्णी लवक है, केंद्रिका नहीं है। केंद्रिका जो है इसका लवक के प्रकार नहीं है। आ जाइए, निम्न में कौन कोशिकांग है? निम्न में कौन कोशिकांग है? कोशिकांग की बात हो रही है, देखिए तो भोजन राजधानी कोशिकांग है ही नहीं, संकुचनशील ये भी नहीं है, द्रव्य। लाइसोसोम क्या है? ये कोशिकांग है। लाइसोसोम को एक और क्या किस नाम से जानते हैं? सुसाइड बैग के नाम से जाने, अर्थात इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली इसी को कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है। अगला देखिए, किस जीव में सिर्फ एक केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है? सिर्फ एक केंद्रक युक्त पाई जाती है अमीबा में। अमीबा में सिर्फ एक केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, अलग अलग ये जो है आकृति अमीबा की होती है, और यह जो अपने शरीर को आगे की ओर बढ़ा करके तब यहाँ पर भोजन राजधानी का निर्माण करता है, और वहाँ पर क्या होता है? कूटपाद का निर्माण करके, और यहाँ पर जो है मतलब अपना भोजन को धीरे धीरे अपने शरीर की सतह से ग्रहण करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या कहता है? किस स्तनपायी जंतु में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? आरबीसी में, यानी रेड ब्लड जो सेल होगा इसका, उसी में पाया जाता है केंद्रक। किस में? तो ऊंट में पाया जाता है। देखिए ऊंट में जो है, ऊंट ऐसा जंतु है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अगला देखिए, साधारण द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन अमीबा में होता है, बहुखंडन भी अमीबा में ही होता है। और देखिए बहुखंडन प्रजनन किस में होता है? तो ये भी अमीबा में होता है। अब कैसे होता है जरा देख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की आकृति अगर हो और ये पार्ट अगर बढ़ करके आगे हो जाए और यहाँ से ये विभक्त हो जाए, तो ये अपने आप ये भी विकसित हो जाता है, ये भी विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार की आकृतियाँ जो होती है वह अमीबा में ही प्रजनन के लिए होती है। ठीक है, मनुष्य में इंग्यूनल नली में आहार नाल फंसने को क्या कहते हैं? इंग्यूनल नली में आहार नाल जब फंसता है इसको कहते हैं हर्निया। क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। इंग्यूनल नली में जब आहार नाल फंस जाता है तो इसको हर्निया कहा जाता है। औरतों में निषेचन किस में होता है? तो औरत में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी नली में होता है। कहाँ पे? अंडवाहिनी नली में होती है। वहाँ से अंडोत्सर्ग होता है और अंडोत्सर्ग के बाद निषेचन की क्रियाएं संपन्न होती है। कृत्रिम निषेचन किस में होता है? तो कृत्रिम निषेचन तो प्रयोगशाला में ही होता है, प्रयोगशाला में ही होता है। मेढक में निषेचन किस में होता है? तो मेढक जो है
पानी में हमेशा निषेचन की क्रिया करती है। कहाँ होता है? पानी में ही निषेचन की क्रिया करती है। अगला देखिए, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। एक आपको पता होना चाहिए, महिला में जो होता है वो सिर्फ XX होता है, लेकिन पुरुष में जो होता है XX के साथ साथ XY भी होता है। ये हो गया आपका जो 22 जोड़े हो गए ये, और ये 23वां जोड़ा हुआ, ये 23वां जोड़ा होता है। ठीक है, तो XY जो होता है पुरुष में, यही लिंग क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। ये XY, ये कौन सा XY जो है ये लिंग क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है। तो 2 तरह के होते हैं, कितने? XX और XY होता है। मनुष्य में गुणसूत्र 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। द्विखंडन द्वारा प्रजनन किसमें नहीं होता है? द्विखंडन के द्वारा प्रजनन किसमें नहीं होता है? तो स्पंज में नहीं होता है। अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना, इन सब में होता है द्विखंडन के द्वारा, लेकिन आपको स्पंज में नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, अनुप्रस्थ द्विविखंडन किस में होता है? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन पैरामीशियम में होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आ जाइए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में नहीं होता है? तो मुकुलन के द्वारा स्पंज, हाइड्रा, ये सब में होता है, लेकिन अमीबा में नहीं होता है। अमीबा में द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अंडाशय में क्या पैदा होता है? तो अंडाशय में पैदा होता है डिंब। ठीक है, और शुक्राणु जो होते हैं वो आपको शुक्राशय में पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला, शुक्राणु जो है वृषण से निकलता है। देखिए, वृषण में पैदा होता है, ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुष में होता है। पुरुष के वृषण में टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो ये आपका वृषण में क्या पैदा होता है? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रजननशील शिशु किन अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होती है? उपयोगी नहीं होता। देखिए, प्रजननशील शिशु जो है किन अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होता है? अब ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, शुक्राणु डिंब के पैदा नहीं होने पर, या नलियों के अवरुद्ध होने पर, या प्रजनन अंग नहीं हो। बिल्कुल, जब प्रजनन अंग ही नहीं होगा तो फिर इसका उपयोग कैसे होगा बताइए? तो प्रजननशील शिशु किन अवस्थाओं में उपयोग नहीं होता है? तो प्रजनन होगा तभी तो, प्रजनन अंग तो होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है? प्रजनन अंग नहीं होने पर जो है इसका उपयोग नहीं होता है। निम्न में कौन अधातु चमकीला होता है? तो अधातु की अगर बात करें तो आपको 2 अधातु हो जाता है चमकीला, आयोडीन और दूसरा ग्रेफाइट हो जाता है। ग्रेफाइट भी अधातु है और ये भी चमकीला होता है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट के बारे में आप लोगों को पता ही है। ग्रेफाइट को जो होता है, जो मतलब उसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, पेंसिल में। और आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? तो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा या गलगंड रोग हो जाता है। और देखिए, निम्नलिखित में से अधातु को चुनना है। अधातु को देखिए, लेड, सीसा जो होता है ये धातु है, तांबा धातु है, पीतल है, ये भी आपका क्या है? मिश्र धातु होता है, पीतल। तो यहाँ पर हमको अधातु चाहिए, तो बोरोन आपका क्या है? ये आपका अधातु है। अगला देखिए, सोने की शुद्धता की माप की जाती है। सोने की शुद्धता की माप हमेशा कैरेट से की जाती है। कहते हैं ना, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, याद रखेंगे। शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। सही कथन को चुनना है। देखिए, सही कथन को चुने। सही कथन हमारा क्या है? धातुएं तन्य होती है। धातुएं तन्य होती है, ये बिल्कुल, ये भी सही है। और धातुएं द्रव होती है। चलिए अगला देखिए, धातुएं कठोर होती है, और पारा एक धातु है। देखिए, पारा तो धातु है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरा जो है, धातुएं तन्य भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, ये भी सही है इसमें। तो ये आपको अगर ऐसे प्रश्न रहे, इनमें से एक से अधिक वाले ऑप्शन को लगाएंगे। धातुएं तन्य होती है, एकदम याद रखेंगे। धातुएं क्या होता है? तन्य होता है। और अधातु जो होता है वो तन्य नहीं होता है। अब तन्यता का क्या मतलब होता है? एक शब्द होता है आघातवर्धनीय। देखिए, आघातवर्धनीय, और एक होता है तन्य। आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि धातु को आप पीट करके चौड़ा कर सकते हैं, पत्थर के जैसा बना सकते हैं। और तन्यता का मतलब होता है उसको खींच करके और पतला लंबा बना सकते हैं, लंबा तार के जैसा बना सकते हैं। तो आघातवर्धनीय और तन्य धातु होता ही होता है। और पारा भी एक धातु है। तो ऐसे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इसमें ए और डी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और डी दोनों सही है। निम्न में कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु जो होता है वो कौन सा अधातु? ब्रोमीन अधातु है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला देखेंगे, और धातु की
अगर बात करेंगे तो धातु में जो होता है वो पारा धातु जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र पारा धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको आप मरकरी भी कहते हैं, और इसका उपयोग थर्मामीटर भी किया जाता है, थर्मामीटर में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन रंगीन नहीं है। प्रश्न है कि रंगीन कौन नहीं है। ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, फास्फोरस, ये सब के सब रंगीन है। फास्फोरस में आप श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस के रूप में देखते हैं। हाइड्रोजन जो है ये बिल्कुल रंगीन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन कौन धातु हथेली की गर्मी से पिघल जाता है। देखिए हथेली की गर्मी से पिघल जाता है, ये गैलियम धातु है। गैलियम धातु जो होता है ये हथेली हाथ पर रखेंगे तो हथेली की गर्मी से भी ये पिघल जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की टुकड़ा डाल देने पर क्या होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में देखिए जब CuSO4 के विलयन में जब लोहा का टुकड़ा डाल देंगे तो ये बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा और Cu धातु अलग हो जाएगी। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा का टुकड़ा डालते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके अलग कर देता है, और इसमें क्या होगा, इसका रंग बदल जाता है, और इस पर जो है इस पर क्या होता है, लोहा पर फेरस सल्फेट का परत जम जाता है। किसका क्या होता है, उस पर फेरस सल्फेट का परत मतलब बन जाता है। तो यहाँ पर आप पहुँच जाएगा कील पर कॉपर की परत जम जाती है। इस पर क्या होगा, कील पर कॉपर की परत जम जाएगी। ठीक है। 192 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, लोहे में जंग लगने पर निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है। लोहा में जब जंग लगता है, चूंकि लोहा जो है जंग लगने का मतलब ही होता है कि आपको वायु यानी ऑक्सीजन, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, और जलवाष्प या जल की उपस्थिति होता है। जब दो चीज़ की उपस्थिति होती है तो जंग लगता है, और वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है ही, और शाम को जब शीत वगैरह पड़ता है बाहर में आप किसी लोहे को रख देते हैं तो उसके वजह से जो क्या होता है उसमें जलवाष्प की मात्राएं मिल जाती है, और तब यहाँ पर जो बनता है लोह अयस्क बनता है, और लोह ऑक्साइड बनता है, मतलब ठीक है, लोहा का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड जिसको कहते हैं। तो ये लोहे में जंग लगने के बाद फेरस ऑक्साइड बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा दो अधातुओं की अभिक्रिया से निर्मित यौगिक है। दो अधातु होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए PCl3 है, पहला फास्फोरस भी है आपका और क्लोरीन भी है, दोनों के दोनों क्या है, अधातु हैं। ये दोनों को मिल करके यहाँ यौगिक बना है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, लड़कियों में गर्भाधान की अवस्था हो सकता है। अब गर्भाधान की अवस्था जो है कौन हो सकती है, देखिए बाल्यावस्था नहीं है, प्ले अवस्था नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, तो ये होता कौन सा है, सबसे जो होता है ये समझ लीजिए उत्कृष्ट अवस्था के रूप में अगर देखें तो वयस्क अवस्था जो होता है यह गर्भधारण के लिए होता है। औरतों में दूध के निष्कासन के लिए होता है, देखते रहिएगा ना, जानवरों को भी ऑक्सीटोसिन की सुई लगा करके और दूध निकाल लिया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन याद रखेंगे दूध को निकालने के लिए। शीशन देखिए, शीशन के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। शीशन को परिपक्व होने को कौन नियंत्रित करता है, तो टेस्टोस्टेरोन नियंत्रित करता है। कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन नियंत्रित करता है। अगला देखेंगे, सभी लक्षण सामान्य रहने पर जनन अक्षमता की संभावना 100% किस उम्र में हो जाती है। तो 45 के ऊपर जाने के बाद जो होता है ना, वो लगभग जनन अक्षमता की संभावनाएं बन जाती है, लेकिन यह 100% सत्य नहीं होता है, और भी ज़्यादा, ये मैक्सिमम 45 है। 55-60 वर्ष की अवस्था में जाकर के यह पूरी तरीके से निष्क्रिय होता है, लेकिन माना जाता है 45 से ऊपर जाने के बाद। ठीक है, लड़कियों देखिए, लड़कों के जनन अंग से निम्न विकल्पों में कौन संबंधित नहीं है। लड़कों के जनन अंग से कौन संबंधित नहीं है, देखिए हर्निया, कैनाल, ये सब है आपको नहीं संबंधित है। तो ग्रीवा जो है लड़कों के जनन अंग से संबंधित नहीं है। प्रश्न देखिए क्या कहता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन आपका जो है गर्भाशय को मजबूत करता है, बिल्कुल सही बात है। मादा के गुणों का विकास करता है, ये भी सही बात है। डिंब से अंडाशय निकालता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी आपका आंसर ए और बी और सी तीनों के तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आज अगला प्रश्न कहता है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, किस में होता है, तो ठोस में होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है ध्वनि की चाल होती है, जो कि वायुमंडल में अगर कहा जाए तो वायु में होता है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और देखिए, मानव कंठ में ध्वनि
मानव कंठ में ध्वनि जो होता है उत्पन्न होती है। मानव कंठ में ध्वनि किस तरह से उत्पन्न होती है? तो तंतुओं के कंपन से। जो कंपन होता है किसी चीज़ में, आप एक थोड़ा सा अगर मतलब ठोक दीजिए, बजा दीजिए, तो उसका जो कंपन होता है उससे आपके कानों तक जो पहुंचता है कंपन, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? 20 हर्ट्ज से कम जो होता है वो अपश्रव्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, एकदम पूछा ही जाता है ये। 20 हर्ट्ज से कम क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से अधिक देखेंगे तो पराश्रव्य हो जाएगा। और 20 से लेकर के आप 20,000 हर्ट्ज के बीच को देखेंगे तो ये श्रव्य आ जाता है। तो अगला देखिए क्या कहता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक यानी पराश्रव्य हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए स्पष्ट रूप से पराश्रव्य हो जाएगा। और इसके बाद 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की अगर बात करें तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो श्रव्य ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रव्य ध्वनि हो जाएगा। अगला देखिए, अगला ध्वनि प्रदूषण से बीमारी हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से आपको बीपी भी बढ़ सकता है, और निद्रा की बीमारी भी हो सकती है, और डायबिटीज भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो उपरोक्त में से सभी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन होती है। अगला देखिए, मधुर ध्वनि होती है जब कम तारत्व हो और कम प्रबलता हो। कम तारत्व हो और कम प्रबलता हो तो उसको, उस ध्वनि को कहा जाता है मधुर ध्वनि। लेकिन उच्च तारत्व हो और उच्च प्रबलता हो तो उस ध्वनि को कहा जाता है कर्कश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कर्कश कहा जाता है। याद रखिएगा, मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि। मधुर में कम तीव्रता और कम प्रबलता और कम तारत्व, और इसमें उच्च तारत्व और उच्च प्रबलता होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण कब होगा? उच्च प्रबलता रहेगा तो भी और उच्च तारत्व रहेगा तो भी। दोनों स्थिति में क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। उच्च तारत्व और उच्च प्रबलता। कर्णपटल पर पहुंचने वाली ध्वनि की प्रबलता बढ़ा दी जाती है। कैसे कर्णपटल पर जाएगा? तो यह जो है तीन हड्डियों के माध्यम से कर्णपटल पर पहुंचने वाली ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, तीन हड्डी के माध्यम से जो क्या होता है इसका बढ़ जाता है। अगला देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पता ही है आप लोगों को, पृथ्वी के अतिरिक्त कहा जा रहा है किस ग्रह पर जीवन विद्यमान है, संभव नहीं है। संभव तो है मंगल ग्रह पर, लेकिन विद्यमान है, उपस्थित है, तो उपस्थित अभी कहीं पर नहीं है। पृथ्वी को छोड़ करके बाकी कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, विद्यमान की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। वायु और जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? वायु और जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये सब के सब सभी जो है वायु और जल प्रदूषण के मुख्य कारण है। अगला देखिए, वायु में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो पता ही है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 78% में पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% में पाया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ये याद रखना है, एकदम हर हाल में याद रखना है। आज ये अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में कौन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? वायु प्रदूषण का कारण कौन नहीं है? तो देखिए, धूलकण जो है, धूलकण के वजह से वायु प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, दावानल हो गया आपका, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन हो गया, औद्योगिक कचरे हो गए, ये सब आपके क्या है? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, लेकिन धूलकण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक है? वायु प्रदूषक NO2 बिल्कुल आपका जो है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, NO2 जो होगा ये आपका क्या है? बिल्कुल वायु प्रदूषक है, वायु को प्रदूषित करता है। नाइट्रोजन तो ऑलरेडी है, ऑक्सीजन तो है ही है। अम्ल वर्षा भी है, लेकिन अम्ल वर्षा वायु को प्रदूषित कम करता है और जल को प्रदूषित ज़्यादा करता है। अम्ल वर्षा में से किसको नुकसान नहीं होता है? अम्ल वर्षा से ताजमहल देख रहे हैं, उसका कलर जो है मतलब सफ़ेद कलर है, उसका धीरे धीरे मतलब कलर डाउन होता जा रहा है। वन को तो होता है, या जलीय जीव को भी होता है। तो अम्ल वर्षा से सबको क्षति होता है बनिस्पत वायु को, तो वायु को बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होता है। अगला देखिए, वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होने का मुख्य वजह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की वृद्धि। पृथ्वी पर तापक्रम सामान्य बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण काम है? तो ये हरित गृह प्रभाव जो है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है पृथ्वी पर, क्या सामान्य तापमान को बनाए रखने के लिए। अगला देखिए, ओजोन छिद्र किस गैस से बनता है? ओजोन तो आपको पता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि किस चीज़ से? AC से या फ्रिज से, इन सब से जो है ये CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये जो है ओजोन को छिद्र करता है। ओजोन का सूत्र होता है O3, और इसको जब इस परत में जब छेद होता है तो इससे पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ये जो है पृथ्वी तक आ जाती है, और पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणें आती है तो जो है स्किन कैंसर, यानी चमड़ा में कैंसर होता है, स्किन कैंसर नामक रोग जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक
खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। अगला देखिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्न से कौन सा आवश्यक है? तो मोटर गाड़ी बहुत सारा हो गया, देख लीजिए हर घर में देखिए, भले ही तेल भराने के लिए पैसे हों लोगों के पास ना हो, लेकिन गाड़ी लगा करके रखे हुए हैं, 4 चक्का लगा करके रखे हुए हैं, कहीं जाने की आवश्यकता हो या ना हो लेकिन है। तो मोटर गाड़ी पर नियंत्रण होना चाहिए। अधिक गाड़ी होने की वजह से भी आपको क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। मिनी माता बीमारी कौन से धातु का करण होता है? तो मरकरी, जिसको कहते हैं Hg, आप पारा कहते हैं, Hg कहते हैं ना, कहते हैं। तो ये आपका क्या है, मरकरी। मरकरी जो है आपको ये मिनी माता रोग का मुख्य कारण है। देखिए निम्न, अगला है, निम्न में कौन सा जल पीने के लिए सुरक्षित है? कौन सा जल? तो चापाकल का जल जो है पीने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, चापाकल का जल क्या है, पीने के लिए सुरक्षित है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल के किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, 4 चीज़ों की उपस्थिति होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, जिसमें पहला CO2 है, दूसरा जल हो जाता है, तीसरा क्लोरोफिल हो जाता है और चौथा जो होता है वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हो जाता है। सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, इन बातों को भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे, जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और पत्तियों में ही जो है क्या होता है, मैग्नीशियम धातु भी पाई जाती है। जैसे मनुष्य के शरीर में क्या होता है, रक्त होता है, RBC पाए जाते हैं और RBC जो पाया जाता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लोहा, आयरन धातु पाया जाता है, इसमें आयरन धातु पाया जाता है। उसी तरह क्लोरोफिल में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। तो यहाँ याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा। पृथ्वी पर निम्न में सबसे कम क्या है? सबसे कम क्या है? तो मीठे पानी का जल जो है मात्र जो है लगभग 2% के आसपास ही जल है। बाकी समुद्री जल है, खारा जल है, ये सब है, लेकिन आपको क्या है, मृदु जल मात्र 2% के ही आसपास है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्लोराइड की मात्रा होगी अधिक तो फ्लोरोसिस हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? फ्लोरोसिस हो जाएगा। आइए 225 देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? अभी तो जैसे आप लोगों ने देखा ही, मोटर गाड़ियों की बढ़त होना। अम्ल वर्षा में क्या होता है? अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों होते हैं, HNO3 भी होता है। इसकी मात्राएं कम होती है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्राएं अधिक होती है। तो HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, दोनों मिल करके तब अम्ल वर्षा का जो है अम्ल वर्षा कराता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में स्वच्छ ईंधन कौन सा है? तो CNG, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। यह एकदम धुआं रहित होता है और प्रदूषण बिल्कुल नहीं उत्पन्न करता है। स्टोन कैंसर क्या होता है? स्टोन कैंसर जो होता है, देखिए वो मूर्तियों और इमारतों की क्षति को कहते हैं स्टोन कैंसर। क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर कहते हैं मूर्तियों और इमारतों की क्षति को स्टोन कैंसर कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।